Well, we have seen naming of lens and how to recognize the lens as a converging or diverging one. देख के कैसे पता करेंगे? किसी को लेंस कहते हैं अगर दोनों सरफेस में से कम एक सरफेस कर्व्ड है और दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे से अलग है, तो हुआ लेंस. दोनों सरफेस मतलब कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, एक सरफेस में लाइट घुस रहा है दैट इज इंसिडेंट सरफेस, दूसरे से जो निकल रहा है वो इमर्जेंट सरफेस. ये दोनों सरफेस की बात करें, ठीक है. और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है. तो जब नेमिंग करते हैं लेंस को, तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा रहता है उसको प्रीफिक्स में लेते हैं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम रहता है उसको सफिक्स में लेते हैं. मतलब कनकेवो कन्वेक्स मतलब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, जो सरफेस का कन्वेक्स सरफेस उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है. और कनकेवो मतलब वो प्रीफिक्स में है, मतलब उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है. इससे भी पता चल जाता है कि कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है. यूजुअली आप जानते हो कि कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है और कनकेव लेंस जो है डाइवर्जिंग होता है. तो सफिक्स में जो रहेगा वो बताता है वो डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है. जैसे कनकेवो कन्वेक्स मतलब ये कन्वर्जिंग है, सफिक्स में जो रहता है, ठीक है. प्लानो कन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग है. नाम से भी पता चल जाएगा. देख के कैसे पता करेंगे? देख के पता करने के लिए बताए थे, अगर इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस दोनों को डेवलप करेंगे और दोनों सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जिंग है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो डाइवर्जिंग है ना. ये हम पढ़े थे. तो चलिए, ये जो चीज़ मैं आपको बताया इसका एक लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन बताओ? दिस इज अंडर स्पेसिफिक कंडीशन. कंडीशन क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मस्ट बी मोर देन द सराउंडिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मस्ट बी मोर देन द सराउंडिंग, तभी जाके, ठीक है. खैर, थोड़ा जानकारी आपके पास हो गया. आज हम लोग लेंस के बारे में डिटेल चीज़ें देखेंगे. असली चीज़ ये है कि कोई मान लो कि किसी एक लिक्विड में किसी एक सॉलिड को हम डुबाएंगे, वो सॉलिड हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कब? जब लाइट लिक्विड के अंदर से जाएगा, उस सॉलिड के पास पहुंचेगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट करके कुछ हिस्सा हमारे पास आएगा, है ना, और तब हमारे पास आंखों में पहुंचेगा तो हम देख पाएंगे. तो रिफ्लेक्ट करता है कब लाइट? व्हेन लाइट अंडरगोज रिफ्लेक्शन, व्हेन इट अंडरगोज ए चेंज इन मीडियम. चेंज इन मीडियम मतलब चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब कोई एक लिक्विड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 का मान लो, उसके अंदर कोई भी सॉलिड डुबाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 का आप देख पाओगे. लेकिन कोई एक सॉलिड को डुबाएंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी μ1 है तो दिखेगा उसके अंदर? नहीं दिखेगा. समझ में? तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये अक्सर पूछ लेते हैं +2 के बोर्ड वाले. ए सॉलिड ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 वाज dipped into turpentine whose refractive index was also 1.5. It will look bent, it will look straight, ऐसे करके पूछ लेगा. It cannot be seen, it will, ये गुम हो जाएगा, उसके अंदर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अलग अलग मीडियम होगा तभी तो लाइट रिफ्लेक्ट करके आएगा, ठीक है. तो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना चाहिए. तो आज हम लोग लेंस को लेके आगे बढ़े और ढेर सारी चीज़ें देखेंगे. पहले देखेंगे कि व्हाट आर द असम्पशंस इन द लेंस. हम जो पढ़ने जा रहे हैं, असम्पशंस मेड. ये जो लेंस चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं. पहला चीज हुआ कि द लेंस इज थीन. ये थीन है. थिक लेंस से तो क्या हो, लेंस जैसे काम नहीं करेगा. कोर्स में जो है हमारा क्लियरली लिखा हुआ है थीन लेंस. समझ में आ रहा है? अगर ये थीन लेंस नहीं, मान लो कि ऐसा कोई एक लेंस है, ये हो गया थीन लेंस, हम कहेंगे ऐसा लेंस को हम कहेंगे थीन लेंस. और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई लेंस दिखने में ऐसा है. नाउ दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट सरफेस, दिस इज द इमर्जिंग सरफेस. ये भी तो हो सकता है. तो इसको फिर हमें कैसे कंसीडर करना है? इससे कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लानो कन्वेक्स लेंस एंड ए स्लैब, तीन को लेके इक्विवेलेंटली हमें रिप्रेजेंट करना है. थिक लेंसेज आर नॉट देयर इन द सिलेबस, लेकिन आप लोग ओलंपियाड वगैरह दे रहे हो, कोई आईआईटी वगैरह देगा तो उसमें वो सब चीज़ों को पूछेंगे. यू मस्ट नो हाउ टू कॉम्बाइन लेंसेज, वो भी हम लोग पढ़ लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है. चिंता की बात नहीं. पहला चीज़ है कि हम लोग एज्यूम करें लेंस इज थीन. दूसरा क्या असम्पशन ले रहे हैं कि इसका जो अपर्चर है, अपर्चर ऑफ द लेंस इज वेरी स्मॉल. जब स्मॉल बोलेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस. रेडियस ऑफ कर्वेचर
इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो कि ये जो स्फेरिकल पार्ट दिख रहा है आपको, इसका रेडियस मान लो 100 सेंटीमीटर है, तो आप ले सकते हो 2 सेंटीमीटर का लेंस। अपर्चर मीन्स दिस डायमेंशन। अपर्चर समझ में आ रहा है ना? हाँ, अपर्चर इज स्मॉल, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, और जरूरी है कि एज पर द सिलेबस हम लोग लेते हैं, इट इज अस्यूम्ड फोर्सफुली, कोई जरूरी नहीं है कि ये होना चाहिए इसे, बट इट इज फोर्सफुली अस्यूम्ड कि म्यू फॉर लेंस इज मोर देन म्यू फॉर द सराउंडिंग। अगर क्या म्यू लेंस सराउंडिंग से कम होगा तो लेंस इसे काम नहीं करेगा? करेगा। क्या हमारा फॉर्मूला काम नहीं करेगा? फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन ये असम्पशन लेके करें ताकि हम लोग ड्रॉ करके देख पाएंगे। तो ये कोई बहुत वैलिड स्ट्रॉन्ग असम्पशन नहीं है, नहीं होने से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ ये होता है कि जो कन्वर्जिंग दिखेगा, दिखने में कन्वर्जिंग दिख रहा होगा लेकिन हो रहा होगा डाइवर्जिंग, तो ऐसा केसेस को वो लोग ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते। बट फॉर योर नॉलेज, जैसे मैं कहूँ कि एयर बबल इनसाइड वाटर, कोई एक छोटा सा एयर बबल है पानी के अंदर है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, पानी का तो 1.33 है। तो आपको दिख रहा है कि ये अगर कोई रे ऐसे गिरा, ऐसे रिफ्रैक्ट किया, ऐसे करके निकल गया, तो इंसिडेंट सरफेस, इमर्जेंट सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस, बट इट विल बिहेव एज ए डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज म्यू एल इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, टू अवॉइड ऑल दिस कंफ्यूजन, बुक में आपको सारा चीज मिलेगा ऐसे, क्या म्यू लेंस इज मोर देन म्यू ऑफ द सराउंडिंग। अगर नहीं है तो फिर विल हैव ए फॉर्मूला कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला, देखेंगे उसमें सारा चीज ऑटोमेटिकली, म्यू कुछ भी हो इट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन इनटू अकाउंट। दूसरा चीज ये हुआ, नेक्स्ट पॉइंट हुआ, ऑल इंसिडेंट रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल और पैराएक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर हमारे पास कोई एक लेंस ऐसा है, अच्छा दिख रहा था, इसको ले लेते हैं। अगर कहेंगे कि ऐसा कोई एक लेंस है, तो ये आपका लेंस है, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो जितना रे लेंस के ऊपर गिर रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैराएक्सियल मींस थोड़ा सा एंगल करके जा रहे हैं। समझ में? आपको होगा कि कोई रे ऐसे आ रहा है, बताओ क्या होगा, तो यू कैन नॉट डिडक्ट यूजिंग आवर फॉर्मूला। हमारा फॉर्मूला में रे मस्ट बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू और पैराएक्सियल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो मिरर में जो था असम्पशन वही है। इसको आप दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि दैट इज ऑल इंसिडेंट एंगल्स आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, ऐसे कह सकते हो। ऑल इंसिडेंट एंगल्स आर वेरी स्मॉल, जो एंगल में कोई गिर रहा है लाइट, दे आर ऑल वेरी स्मॉल। ठीक है, अब ये लेंस को थीन होना क्यों जरूरी है ये भी बता देते हैं। लेंस थीन नहीं होगा तो क्या तकलीफ होगा। यहाँ पर हमारे जितना हमारा कैलकुलेशंस होंगे उसमें हम कहेंगे कि कोई रे अगर ऐसे उसकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रहा है, फिर वो ऑन डेविएटेड, ये ऑन डेविएटेड जाएगा, है कि, एंड देयर विल बी नो लेटरल शिफ्ट आल्सो, ऑन डेविएटेड जाएगा। लेकिन मान लो कि बीच वाला हम बताए थे ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिज्म्स, एंड ये 2 प्रिज्म है, बीच वाला एक स्लैब है। स्लैब में तो डेविएशन होता नहीं है, अगर ये कोई एक स्लैब है इसमें डेविएशन होता नहीं है, लेकिन होता क्या है कि थोड़ा लेटरल शिफ्ट हो जाता है, और ये शिफ्ट जो होता था वो टी के ऊपर डिपेंड करता था। शिफ्ट वाज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर इंटू सेक आर, ऐसे करके फॉर्मूला नहीं थे, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता था। थिकनेस काफी कम है तो हम कहेंगे कोई शिफ्टिंग भी नहीं हुआ, सीधा जा रहा है। तो थीन लेने का रीजन क्या हुआ, विल अस्यूम दैट द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज गोइंग स्ट्रेट, इसीलिए थीन लेते हैं। ठीक होगा तो चीजें बदल जाएंगी, है ना। ठीक है, वो असम्पशन रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं, इसलिए वो पूछेंगे कि रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज ऑन डेविएटेड, नीचे रहेगा द अपर्चर इज स्मॉल, द लेंस इज थीन। व्हाट इज द बेसिक रीजन, लेंस इज थीन, इसीलिए। समझ में आ रहा है चीजें? अच्छा, बढ़िया। तो ये हो गया हमारा सारा असम्पशन। यहां पर हम लेते हैं और पॉइंट नंबर 2 में साइन कन्वेंशन।
जैसे मिरर की केस में था, क्या था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, all distances are measured from optical center of lens. दूसरा क्या था, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken positive. तीसरा क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट is taken positive. इतना सारा चीज हम लोग देख चुके हैं। ये सारा चीज ठीक है, ये सारी चीज आपको मालूम था, मिरर में जैसे था वही है, सारा चीज को हम इधर से मेजर करते हैं। हियर कम्स अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फोकस और फोकल पॉइंट। अगेन केसेस अराइज, कोई आप लेंस ले रहे हो, लेंस का हो सकता है कि लेंस का मीडियम एक है, इधर का सराउंडिंग एक मीडियम का है, दूसरी तरफ का सराउंडिंग दूसरे मीडियम का है। हो सकता है कि लेंस एयर में रखा है, इधर वाला मीडियम एयर है और इधर वाला वाटर है, ऐसे भी तो हो सकता है। वो भी हमारे केसेस में इंक्लूडेड नहीं है, बट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, उसको लेके भी सारा कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो नहीं है तो सिलेबस में क्यों डिस्कस करें, अगर उसमें लेंस के ऊपर रिसर्च करना है तो बात अलग है ना। तो यहाँ पर अगर मीडियम दोनों तरफ बराबर रहेगा तो फोकल लेंथ इधर से इंसिडेंट रे लेके उधर से निकालो, उधर से इंसिडेंट लेके इधर से निकालो, फोकल लेंथ भी वही रहेगा। तो पहले फोकस क्या है लिखना पड़ता है, क्योंकि वो तुमको स्कूल में पूछेंगे। इफ ए बीम ऑफ लाइट parallel to principal axis is incident on a lens, then after refraction they converge or appear to converge at a point, at any point on principal axis. This point is called focus. Distance of this point from optical center is called focal length. Either they converge or they appear to converge. वो फिगर ड्रॉ करने के लिए कहेंगे, हमारे पास पूरा टाइम है समझाने के लिए, तो आई गो with the figure. Suppose this is what is the lens. अरे भाग्य, ये लेंस है, ये है लेंस। अब ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम इसमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट लाते हैं, सपोज आई ब्रिंग ए बीम ऑफ लाइट लाइक दिस विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप देखोगे कि ये दोनों रे आके किसी एक पॉइंट में कन्वर्ज करते हुए नजर आएंगे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकस। ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो आप कहोगे कि द रेज विल कन्वर्ज एट सर्टेन पॉइंट, दैट इज द फोकल पॉइंट। समझ में? अब अगर इधर से लोगे तब भी वही हाल है, कहीं से भी लो यू विल फाइंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट। और अगर ये डाइवर्जिंग लेंस है तो यू हैव टू शो द डायग्राम प्रॉपर्ली।
ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस के लिए। डाइवर्जिंग लेंस के लिए लेट मी ड्रॉ इट। सपोज हियर इज ए डाइवर्जिंग लेंस, ऐसा वाला। अब ये डाइवर्जिंग लेंस को थीन बना देते हैं क्योंकि हमारा थीन है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। इसमें अगर रेज ऐसे आएंगे तो क्योंकि ये ऊपर वाला जो प्रिज्म है उसका बेस इधर है ना, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, इट गो लाइक दिस, है कि नहीं। एंड इफ यू फर्दर एक्सटेंड यू विल सी ये जो रे इधर गया है उसको एक्सटेंड करो तो लगेगा कि इट इज कटिंग द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर। ऐसे गया, ऐसे गया। अगर हम कहेंगे कोई दूसरा ऐसा वाला ले लेते हैं तो ये कुछ डाइवर्ज करेगा, तो कुछ ऐसे डाइवर्ज करेगा। और इसको भी अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा डाइवर्ज कर गया है, सीधा कर देते हैं। यस, नाउ यू सी द डाइवर्जिंग रेज आर अपियरिंग टू मीट समवेयर एट द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द फोकस एंड दिस लेंथ यू विल कॉल एज द फोकल लेंथ। कितना सिंपल है, तुम लोगों को मालूम है, खाली नोट्स बनाने के लिए लिख रहा हूँ, है कि नहीं। क्या हुआ एसपी, पानी पिया? गूंगा बहरा बनेगा तो गोल वाला 6 बनाएगा, उसमें तो गूंगे है ना। अच्छा चलो ठीक है। तो व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज फोकल लेंथ हमें समझ में आ गया। हाँ बोल। सर ऑप्टिकल सेंटर को लेंस के बीच से लेना है या सरफेस से लेना है? लेंस थीन है बेटा, इतना थिकनेस कम है। जैसे मैं पूछूंगा कि ये दिस पेन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस फ्रॉम हियर। तुम्हारा घर यहाँ से कितना दूर है, कहाँ से नापेंगे, इस टर्मिनल से कि इस टर्मिनल से कि यहाँ से, कैसे भी नापो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज इट इज दैट फार एंड इट इज सो स्मॉल, है ना। तो कहीं से भी ले सकते हो। फिर भी होता किससे? यहीं से भी लेगा, तेरा मर्जी, वो जो लेता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली सेंटर से लेना चाहिए, बाय डेफिनेशन सेंटर से जो है, ठीक है। वो थिकनेस काफ़ी कम होता है, मे बी समथिंग लाइक 1 मिलीमीटर। तो अगर सेंटर की जगह सरफेस से ले लेगा तो 0.5 मिलीमीटर का अंतर आएगा। उसमें जो इमेज में डिफरेंस आएगा उसको तुम्हारी इंसानी आंख रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, जो डिफरेंस आएगा, ठीक है। अगर कुछ दूसरी आंख है तो अलग बात है। इंसानी आंख को कहाँ पता चलता है इतना दूर में कोई चीज़ है, 0.5 मिलीमीटर दूर पे है या नहीं है, नहीं। चलिए ठीक है, सही क्वेश्चन पूछा आपने। नाउ लेट अस गो फॉर द रिलेशंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये सब के बीच में जो रिलेशन है। बट बिफोर दैट हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, जैसे मिरर में कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा, रिफ्रैक्शन में पढ़े थे, वेयर द रिफ्रैक्टेड रेज मीट, इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज, है ना। तो हम लोग अपर एंड डेप्थ वगैरह देखे थे कि नहीं देखे थे, कहाँ पर दोनों रे आके मर्ज करें, जहाँ पर इंटरसेक्ट करें वहाँ पर इमेज बन रहा है, ऐसे लग रहा था। अब भी वही है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे वहाँ से निकलता हुआ रे जब उस लेंस के अंदर से जाएंगे तो कहाँ पर वो रिफ्रैक्ट करने के बाद मिलेंगे, दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो कीपिंग दैट इन माइंड हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन हम कैसे पता करेंगे इन ए लेंस। अच्छा, इमेज इज फॉर्म्ड at point of intersection of the refracted rays। क्यों ऐसे, क्यों यहाँ पे इमेज होता है। इमेज तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन जहाँ पर सारा रे कन्वर्ज कर जाएंगे, वहाँ से सारा रे कन्वर्ज करने के बाद फिर निकलेंगे, खत्म तो नहीं हो जाएंगे ना। तो वहाँ से बहुत सारा रे निकलते हुए आएंगे तो ब्राइटर लगेगा। व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज मतलब वी टॉक अबाउट द ब्राइटेस्ट इमेज, शार्प इमेज, ठीक है। तो शार्प इमेज कहाँ पर होगा, अगर एक पॉइंट से सारा रे निकल रहे हैं तो इट विल बी लुकिंग एब्सोल्युटली शार्प। जितना ज़्यादा लाइट निकलेगा तो लगेगा उतना ज़्यादा शार्प ब्राइट है। शार्प एंड ब्राइट इमेज के लिए जहाँ पर फॉर्मेशन होता है उसको हम इमेज कहते हैं। नहीं तो जहाँ पर इमेज होगा बोल रहे उसे थोड़ा आगे या पीछे रखोगे तो इमेज होगा, बट ब्लॉड वन विल बी देयर। समझ में आ रहा है। दूसरा हुआ, अब हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए हमें पाथ मालूम रहना चाहिए कि हाउ विल सी द पाथ। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, है ना। तो हमें ये जानकारी होना चाहिए। एज वी नो
a ray through or a ray parallel to principal axis passes through focus after refraction। ये जानकारी भी है हमारे पास, अभी अभी देखे थे। And if we make use of principle of reversibility, a ray passing through the focus after refraction will become parallel to the principal axis. A ray passing through focus becomes parallel to principal axis passing through focus after refraction. Focus after refraction becomes parallel to principal axis. तीसरा है कि ray passing through the optical center will go undeviated. Ray through optical center goes undeviated. इसमें कोई डिविएशन होता नहीं है बिकॉज द सेंट्रल पार्ट इज लाइक ए स्लैब। एनी टाइप ऑफ लेंस में हम ले सकते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पूछा गया कि ये कोई एक लेंस है, ऐसा कहा, ये कोई एक लेंस है, इसमें इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा हम जानना चाहते हैं, वेयर द इमेज विल बी फॉर्म। हम ये लेंस को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा है। ये लेंस में हमें इमेज फॉर्मेशन करना है, तो लेट मी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच इज समवेयर हियर। और चलो मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ कि वेयर द इमेज विल बी फॉर्म। चलो मानते हैं कि अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इधर आया तो यहाँ पर कन्वर्ज किया, दिस इज द फोकल पॉइंट, या फिर इधर से आया तो यहाँ पर कन्वर्ज किया, तो दोनों फोकल लेंथ दोनों तरफ में बराबर होता है। लेंस का कौन सा सरफेस को इंसिडेंट लेंगे सर, कौन सा को इमर्जेंट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कब तक? जब तक दोनों तरफ का मीडियम बराबर है। मीडियम अलग अलग हो गया तो बदल जाएगा। मान लो इधर पानी रखा, उधर एयर रखा हुआ है, तो फिर उधर से देखेंगे तो एक फोकल लेंथ मिलेगा, इधर से देखेंगे तो दूसरा फोकल लेंथ मिलेगा। दोनों फोकल लेंथ का रेशियो होगा म्यू ऑफ द टू मीडियम्स। रेशियो ऑफ म्यू ऑफ द टू मीडियम्स नहीं बता रहे थे, उनको भूल जाओ, ठीक है। जो चाहिए उतना ही देखें। अभी अगर दोनों तरफ का मीडियम बराबर है तो फोकल लेंथ भी दोनों तरफ से बराबर होगा। अगर इसका इमेज बनाना है तो हम कहेंगे कि कोई रे अगर ऐसे आया थ्रू दिस, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे जाएगा, ऐसा गंदा क्यों बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। कोई रे अगर ऐसे आया तो रिफ्रैक्शन के बाद इट विल गो लाइक दिस। कोई रे अगर ऐसे आया तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिलेगा ठिकाना नहीं, क्योंकि टेढ़ा बना था। ये गया ऐसे और ये आएगा ऐसे और आके मिला यहाँ पे। और अगर कोई रे भगवान करे मिल जाए इसके साथ, सेंटर से गया तो यस, तो ये तीनों रे देखो एक ही जगह मिल रहे हैं। मतलब ये जो इसका हेड था, हेड विल बी फॉर्म हियर, इमेज विल बी फॉर्म हियर। मतलब किसी भी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप करेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ इमेज निकाल सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ थ्री रेज। रे पासिंग थ्रू द फोकस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में कितने होते? 4। एक तो था पोल पे गिरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को वो एंगल बाइसेक्टर जैसे यूज करके रिफ्लेक्ट करेगा, नॉर्मल जैसे यूज करके रिफ्लेक्ट करेगा। उसमें 4 थे रे, यहाँ पर 3 हुआ। यहाँ पे एक और है, लेकिन अगर हम इसको पास किए सॉरी 2F से लेंगे, 2F से लेंगे। हाँ अभी बताया नहीं तो वो आएगा। हाँ 2F से लेंगे तो 2F से जाएगा। देखो लड़का का मालूम है, वेरी गुड। हाँ वो होता क्या है, अभी अगर हमें इमेज का पोजीशन जानना है, मैग्निफिकेशन जानना है, बड़ा है कि छोटा है, हम भागेंगे तो कैसे भागेगा, वो सब जानना है। वो सारे चीज़ जो है जैसे मिरर के केस में हुआ था वैसे ही है। लेकिन मिरर के केस में और इसके केस में बस एक ही अंतर है। मिरर के केस में रियल इमेज कहाँ पर होता था? ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, नहीं?
ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसी साइड में इमेज बना था, हम उसको रियल इमेज बोलते थे। लेकिन देखो यहाँ पर रेज आर रियल इमिटिंग, सो दिस इज द रियल इमेज। रियल इमेज यहाँ पर कहाँ होता है? ऑपोजिट साइड में। बस यही एक डिफरेंस है। इन केस ऑफ मिरर द रियल इमेज वाज on the side of the object, but here the real image is on the opposite side of the object. In case of mirror, the virtual image was behind the mirror, but here virtual image will be somewhere on the side of the object. बस यही डिफरेंस है। रियल इमेज किसको कह रहे हैं? जहाँ पर रियली रेज मीट कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर ये रियल इमेज है। तो रियल इमेज कैसा हुआ? रियल इमेज इन्वर्टेड हुआ। वहाँ पर भी रियल इमेज हरदम इन्वर्टेड होता था, है ना। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता था, इसमें भी वर्चुअल इमेज हरदम इरेक्ट होगा। वहाँ पर ये इमेज को आप देख नहीं सकते थे, बट यू कैन कास्ट इट ऑन ए स्क्रीन। यहाँ पर भी बात वही है ना। यू कैन सी ए वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ ए मिरर, हियर आल्सो यू कैन सी ए वर्चुअल इमेज। ऑल अदर थिंग्स आर सेम। नॉट ओनली दैट, जो रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 बना के हम बताए थे, दोज रूल्स आर ऑल्सो अप्लीकेबल। मिरर के केस में भी हम लोग किए थे ना। आपको याद रखना है कि कोई कनकेव मिरर का जो रूल्स है, मिरर का जो रूल्स है, दे आर 100% सिमिलर टू दैट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस। आई डोंट राइट कन्वेक्स, आई राइट कन्वर्जिंग। जितने कन्वर्जिंग लेंस है, मे बी ए कन्वेक्स लेंस, मे बी ए प्लानो कन्वेक्स लेंस, मे बी ए कनकेव कन्वेक्स लेंस, कुछ भी। एंड सिमिलरली कन्वेक्स मिरर का जो रूल्स है, मतलब जो विजुअलाइजेशन है, इमेज कहाँ पर होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा कि डिमिनिश्ड होगा कि मैग्नीफाइड होगा, वो सारा चीज वो किसके साथ बराबर है? डाइवर्जिंग लेंस। चलो, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, अगर आपको मिरर की सारी चीजें याद है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। कोई कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा, आई रिपीट, इसी कन्वर्जिंग लेंस में ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में रहेगा तो इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? सोचो, कनकेव मिरर में क्या होता था? फोकस और मिरर के बीच में रहने से वर्चुअल इमेज बनता था। मैग्नीफाइड होगा कि डिमिनिश्ड होगा? मैग्नीफाइड। कनकेव मिरर का सारा रूल्स कन्वर्जिंग लेंस के साथ सेम होगा या फिर डाइवर्जिंग लेंस? कनकेव मिरर का कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग लेंस। आया समझ में? कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में इमेज क्या था? हरदम छोटा था। हाँ सर ठीक। तुम की हम सर क्या? कौन ठीक है, तुम और हम? सर मैं मतलब समझ में आ गया ना तुम? अच्छा हाँ, तो ये चीजें समझ में आया। तो अभी आपको लोकेशन वगैरह जानने में, साइज वगैरह जानने में, इरेक्ट होगा कि इन्वर्टेड होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, वो सारा जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन इसी में ही तो कवर हो गया, है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं, लेंस फॉर्मूला बनाते हैं। लेट अस गो फॉर द लेंस फॉर्मूला। मतलब रिलेशन बिटवीन U, V and F. You know all these things. U क्या है, V क्या है, F क्या है, सबको मालूम है। U is the object distance, V image distance, F is focal length. कन्वेक्स मिरर में, कोई कन्वर्जिंग मिरर में, कोई कन्वर्जिंग लेंस में हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? सोचो, कोई कन्वर्जिंग मिरर है, ये कोई कन्वर्जिंग मिरर है, फोकस इधर रहा, ऑब्जेक्ट इधर रहा, तो यहाँ से रेज आ रहे हैं, तो फोकस इधर रहा, समझ में? तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, समझ में? ये फोकस सर, ये भी तो फोकस यहाँ है, अगर रे इधर से आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो ऑल रेज आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड, सो दिस विल बी द फोकस। बात समझ में आया? तो हम कहेंगे इसमें कन्वर्जिंग मिरर में, कन्वर्जिंग लेंस में ये पॉजिटिव होगा, डाइवर्जिंग लेंस में क्या होगा? नेगेटिव। ठीक, हाँ, तो चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पुराना वाला लेंस है और इसी लेंस में हम थोड़ा कुछ बुक्स में ना बड़ा इंटरेस्टिंग लिखते हैं, बोलते हैं ये लेंस है, ऐसे कर देते हैं, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लेंस है, ऐसा कर दिया, मतलब ये
डाइवर्जिंग लेंस है बिकॉज दिस इज थीन, तो आपको ये कर्वेचर का वो कंफ्यूजन नहीं रहेंगे इसमें। एनीवे इट्स ओके। अब मैं यू भी एफ में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। शायद तुम्हारे स्कूल में ये चीज़ पूछते हैं बोर्ड में, मालूम नहीं पूछते कि नहीं पूछते। स्कूल में पढ़ा है क्या यू भी एफ का रिलेशन? पढ़ा है, मतलब डिराइव किए? प्रूफ नहीं करेंगे, सिंपल है, आप लोग कर सकते हो, यू आर ऑल स्मार्ट पीपल। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, और चलो मानते हैं कि उसके चलते कोई रे ऐसे आया और इधर से होते हुए ऐसे गया, ठीक है, इधर से होते हुए गया मतलब दिस मस्ट बी द फोकल पॉइंट। कोई रे ऐसे गया, गोज अनडिविएटेड, वो आके यहाँ पे मिला, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम कहेंगे कि ये भी है फोकल पॉइंट, तो ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं फिर देखेंगे। तो इमेज आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, लेट अस नेम इट। ऑब्जेक्ट को ओ डैश, ये एफ है, और ये हो गया आई डैश, ठीक है। नाउ आई वांट टू मेक ए डेवलप ए रिलेशन, ये ऑप्टिकल सेंटर सी, आई वांट टू डेवलप ए रिलेशन। पहला चीज तो है कि लेट मी क्लियरली सी हियर दैट दिस टू ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, है? तो हम कहेंगे ये पॉइंट को कोई एक नाम दे दो, बी दे दो इसको नाम बी। BCF ट्रायंगल एंड ये जो है FII डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आप कहोगे BC बाय आई डैश इज इक्वल टू, BC बाई आई डैश इज इक्वल टू, आप कहोगे CF बाय FI, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो CF बाय CI माइनस CF। सिंपल था, क्योंकि एवरीथिंग इज मेजर्ड फ्रॉम C, तो ये सारी चीजें हमें मालूम है, CI CF मालूम है। तो FI क्या है मालूम नहीं था, तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ नॉन क्वांटिटीज कन्वर्ट कर दिया। नॉन क्वांटिटी क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम C। C से F का डिस्टेंस मालूम है जिसको फोकल लेंथ कहते हैं, C से I का डिस्टेंस मालूम है जिसको डिस्टेंस ऑफ द इमेज कहते हैं, नॉन क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। अभी देखोगे कि आप जस्ट ये फिगर में अगर मैं कहूं ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग देख चुके हैं। नाउ थिंक ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। कौन सा ट्रायंगल बताओ? ये वाला ट्रायंगल और ये, दिस टू ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, है कि नहीं? ये वाला ट्रायंगल ओ डैश सी एंड सी आई डैश, तो हम कहेंगे ओ डैश सी ट्रायंगल एंड सी आई डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। तो आप कहोगे अगेन ओ डैश बाई आई डैश इज इक्वल टू CO डिवाइडेड बाय CI, है कि नहीं? और आपको ये भी मालूम है कि जो O डैश है वो BC के बराबर है। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस। क्या मिला? ओ डैश का जगह BC कर दो तो BC बाई आई डैश, जबकि यहाँ पर BC बाई आई डैश था। सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी आ गया, है ना? दोनों इक्वेशन को देखोगे तो क्या मिलेगा? CO बाई
सी आई इज इक्वल टू, उधर क्या था ये, सी एफ बाय सी आई माइनस सी एफ, सी एफ बाय सी आई माइनस सी एफ। यहाँ पर मेजर बार खत्म हो गया, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पर कहाँ यूज हुआ वो कंसेप्ट जहाँ पर एंगल इज वेरी स्मॉल, है ना, एंगल वेरी स्मॉल, हम बोले इंसिडेंट एंगल मस्ट बी वेरी स्मॉल, ऐसे असम्पशन लिए कि नहीं थी, और कहीं यूज ही तो नहीं हो रहा है, ठीक है। असलियत तो ये है कि इफ इट इज नॉट सो दे विल नॉट कन्वर्ज एट द सेम फोकल पॉइंट। मिरर के केस में भी हम लोग देखे थे, देयर इज अनदर वे ऑफ डिराइविंग अज्यूमिंग द एंगल्स टू बी वेरी स्मॉल। कोई पॉइंट में एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया, कैलकुलेशन आसान हो गया। अगर मैं बोलता कि ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर क्या करते हैं, कोई ट्रायंगल वंगल कुछ बनता नहीं है कि नहीं, तो फिर निकालने के लिए वो एंगल स्मॉल वाले कॉन्सेप्ट को लेकर करना पड़ेगा। खैर अभी ऑब्जेक्ट इज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो नॉट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस समवेयर हियर, उसके लिए निकाल रहे हैं इमेज, ठीक है। चलिए तो ये दोनों को कंपेयर करें, तो थोड़ा स्टेटमेंट को हम ले लेते हैं इधर इसके साथ। कैसा कॉपी किया, मस्त, यही दोनों आएगा। Now what is CO? CO where distance of object from here, which we will call as minus u. क्योंकि this direction is taken positive, you know, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया, उसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। Yes, yes, yes. CO जो है हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव, हाइट ऑफ दिस इज टेकन पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। CO का वैल्यू क्या है, द डिस्टेंस ऑफ O मेजर फ्रॉम C, दैट इज माइनस u। व्हाट इज CF? CF will be focal length, which will be positive. What about CI? Will be plus V because it is measured in this direction. सबके वैल्यू डालो, so it is coming minus u by V is equal to focal length by V minus F. हुआ? अब इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, आपको मिल जाएगा आंसर। मल्टीप्लाई माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ। चाहो तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते थे, यू एफ माइनस वी एफ इज इक्वल टू यू वी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल 1 बाई एफ फॉर्म में लाना चाहते हैं। डिवाइड यू वी एफ, डिवाइड UVF ऑन ईच साइड, हर साइड में UVF आप डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो इधर क्या मिलेगा, UVF तो हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई ए। दिस इज व्हाट इज द रिलेशन। मिरर में क्या था, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई ए। यहाँ पर आ रहा है उल्टा, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई ए। डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मिरर के केस में रियल इमेज बनता था ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब बन रहा है ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो जो लेंस फॉर्मूला आप लोग जानते हो वो कुछ ऐसा ऐसा बना है। आ गया समझ में? इजी तो है। नेक्स्ट, लेटरल मैग्निफिकेशन। M क्या है ये? इट इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका डेरिवेशन बताए होंगे क्योंकि सिंपल है। बताए? नहीं भी बताएं तो सिंपल है, एकदम बहुत ही सिंपल है। आप लोग सीख लो, पूछ लेगा भी तो कर लेना। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा केस था, इसी केस को लेता हूँ। ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन हो गया है, अभी हमें मैग्निफिकेशन की बात करना है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन की बात। हम बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन का। तो हमें पता करना है
पता करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे HO, हाइट ऑफ इमेज को कहेंगे HI। हमें क्या पता करना है? HI माइनस बाई HO, ये पता करना है। नाउ यू क्लियरली सी दैट दीज टू ट्रायंगल्स जो आप देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल जो है, सॉरी, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है। सिमिलर है मतलब BC बाई II डैश। नहीं, ऐसे क्यों करेंगे? इसको करेंगे, बढ़िया बनेगा। ये गंदा वाला ले लिए, ये दोनों को ले लेंगे। कौन सा दोनों को? ये वाला और ये वाला। नाउ दिस टू ट्रायंगल में देखो तो OO डैश बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, सीधा आ गया रेशियो एक बार में, है ना। तो हम कहेंगे HI बाई HO। तो यहाँ पर हम कहेंगे फ्रॉम सिमिलरिटी आप कहोगे कि OO डैश बाई OO डैश क्यों लिखेंगे? II डैश लिखेंगे। I डैश डिवाइडेड बाय OO डैश फ्रॉम सिमिलरिटी आपको मिल रहा है इट इज CO बाई CI। वैल्यू डालें, II डैश का वैल्यू हो गया, II डैश का वैल्यू हो गया, नीचे की तरफ है तो माइनस HI साइन कन्वेंशन, OO डैश का वैल्यू हो गया HO, CO का वैल्यू हो गया CO इज माइनस U, CI हो गया V। तो HI बाई HO क्या आ गया? इट इज कमिंग आउट टू बी, उल्टा कर दिया क्या? लिखने में उल्टा कर दिया नहीं? सी, हाँ बोलना चाहिए तुम लोग, मेरा वीडियो खराब कर रहे हो। CI बाई CO, CI बाई CO। तो ये ऊपर वाला बनेगा V, नीचे वाला बनेगा माइनस U। तो सिंपलीफाई किए तो मिला V बाई U। मिरर के केस में क्या था? माइनस V। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि उसका रियल इमेज इसका रियल इमेज ऑपोजिट साइड में रहते हैं, तो एक वैल्यू नेगेटिव आ जाता है उसमें। आया समझ में? अच्छा, लेटरल मैग्निफिकेशन। अब इसमें और एक चीज समझ में आया, हमें मालूम है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो v इज इक्वल टू uf बाय u प्लस f। तो जो हमारा मैग्निफिकेशन था, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यू कैन से इट इज v बाई u, और यू कैन से इट इज v बाई u करो तो क्या मिलेगा? f बाय u प्लस f। ऐसे करके ढेर सारे फॉर्मूले आपके सामने आए। कोई भी फॉर्मूला को यूज करके आप निकाल सकते हो। एक्सक्यूज मी, क्या बातें समझ में आए? दूसरी चीज ये हुआ कि अगर m पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट इमेज है ना, m पॉजिटिव मतलब HI HO दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब हुआ ये कि m पॉजिटिव है तो इमेज इज इरेक्ट। और क्या, v बाई u भी पॉजिटिव है, लेकिन u तो हरदम नेगेटिव है। u हरदम फॉर ए रियल ऑब्जेक्ट u इज नेगेटिव। u नेगेटिव हुआ तो v क्या हो गया? क्योंकि m पॉजिटिव है तो v भी नेगेटिव होना चाहिए। v नेगेटिव हुआ मतलब कहाँ है? ऑब्जेक्ट साइड में कि ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में? ऑब्जेक्ट साइड में। तो v नेगेटिव हुआ तो क्या कहेंगे? रियल इमेज बना कि वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज। इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, जैसे वहां पर था। सिमिलरली ये नेगेटिव हुआ तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। ऐसा सिमिलर चीज हम लोग मिरर के केस में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आप लोग ऐसा क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हो, इसके ऊपर क्वेश्चंस। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज समझ में ये आ रहा है, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन कैन बी इंटरचेंज्ड। अगर हम कहेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट होने से यहाँ पर इमेज होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर इमेज होगा। सपोज u हुआ 20 सेंटीमीटर और v हुआ 30 सेंटीमीटर। u अगर हुआ 30 सेंटीमीटर तो v कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। पोजिशंस आर इंटरचेंजेबल, ये चीज को याद रखना। तो एज नोट पॉइंट आप इसको रख सकते हो। पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड
image are interchangeable. ठीक है, चलिए ए प्लानो कन्वेक्स लेंस क्वेश्चन है। ए प्लानो कन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ से 40 सेंटीमीटर। What will be position, nature and size of image if an object of height 4 centimeter is kept in front of it. समझ में? आपको पोजीशन बताना है मतलब भी निकालना है, नेचर बताना है मतलब इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, और साइज बताना है क्या हाइट होगा इमेज का, सारा चीज बताना है। ठीक है, चिन्मय को समझ में आ रहा है ना बेटा? तो सिंपल क्वेश्चन तो है। पहले बताओ कि कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है? सफिक्स के प्लानो कन्वेक्स, सफिक्स कन्वेक्स है मतलब कन्वर्जिंग है ना? प्लानो कन्वेक्स का मतलब हुआ कन्वर्जिंग है। प्लानो कन्वेक्स में ये पार्ट कन्वेक्स है तो हम कहेंगे ये कन्वर्जिंग लेंस है। अगर ये कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ को हमें क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। सो इट इज 40 सेंटीमीटर। यू दिया गया है जो कि लेंस से कितने दूर में रखा है, केप्ट अरे इन फ्रंट ऑफ इट एट ए डिस्टेंस। डिस्टेंस लिखना चाहिए, नहीं तो कैसे करोगे? अरे एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। हाँ, तो ये हो गया, ये u का वैल्यू हो गया -60। भी पता करना है, फॉर्मूला तो सबको आता है। v क्या था, uf बाई u प्लस एफ। तो आप कहोगे v जो वैल्यू, आप फॉर्मूला लगा सकते हो बट आप कहोगे v इज uf बाई u प्लस एफ। अभी देखे थे u था -60 इंटू इट वॉज 40 डिवाइडेड बाय -60 प्लस 40, so it is coming out to 2400 by 20 is 120 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आंसर है। क्या कहोगे, इमेज इज रियल और वर्चुअल? v इज पॉजिटिव मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो रियल है। रियल है तो इरेक्ट है, सॉरी रियल है तो इन्वर्टेड है, तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया, रीजन क्या हुआ, v इज कमिंग पॉजिटिव। अच्छा, और नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, साइज। आप जानते हो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v बाई u, एंड इट इज 120 बाई u का वैल्यू था -60। इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी -2? यस। तो हाइट ऑफ द इमेज इज क्या हो गया, -2 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया गया था 4 सेंटीमीटर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -8 सेंटीमीटर। समझ में आया? इज कमिंग आउट टू बी -8 सेंटीमीटर। व्हाट डज द माइनस साइन इंडिकेट? माइनस साइन इंडिकेट्स क्या है, हाइट इज नेगेटिव मतलब उल्टा है, इंडिकेट्स इन्वर्टेड।
इमेज। v का वैल्यू आया माइनस, सपोज माइनस 70, माइनस साइन इंडिकेट्स रियल इमेज, क्योंकि वो अदर साइड है। समझ में आ रहा है? सॉरी, माइनस साइन मतलब ये वर्चुअल इमेज, मतलब यहाँ पर माइनस साइन का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, है ना। यहाँ पर माइनस का मतलब हुआ ये इन्वर्टेड है, तो आपको लॉजिकली उसको लिखना पड़ता है स्कूल वालों को, तो इसलिए मैं बोल दिया। आया समझ में? ठीक। अगला क्वेश्चन, in case of a converging lens, an object in case of a converging lens, an object kept at a distance 60 centimeter from it forms an image at a distance 180 centimeter. Find focal length. कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया, इनके सब लेंस बोलते भी तो हो जाता, क्योंकि अकॉर्डिंगली एफ का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा। क्या क्या दिया डाटा यहाँ पर, u एंड v दिया है, तो कोई भी कर सकता है कि नहीं। हाँ, तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमें u दिया गया है -60, कैसा इमेज तो बोला नहीं, कन्वर्जिंग लेंस है, ज्यादा डिस्टेंस में बना है, ये मैग्नीफाइड बनेगा कि डिमिनिश्ड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, भी ज्यादा है। मैग्नीफाइड इमेज कन्वेक्स लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस का अनलोकस क्वांटिटी क्या है, कनकेव मिरर है ना। कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज कब बनता था, there are two different values when the object is between f, p and f में होता था वर्चुअल, हाँ मैग्नीफाइड होता था, और दूसरा हुआ बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। समझ में आया कि नहीं आया? तो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर बनेगा in case of a converging lens, an object kept at a distance 60 cm from it forms a image ऑन ए स्क्रीन। सीधे सीधे आंसर बोल दोगे तो नहीं बनेगा, क्या हुआ, और स्क्रीन, ये कौन लोग है, आतंकवादी, ऑन स्क्रीन एट ए डिस्टेंस एट ए डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, अब क्या कहेंगे, स्क्रीन पे बन रहा है तो कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, तो हम कहेंगे इमेज फॉर्म्स ऑन स्क्रीन, फॉर्म्स ऑन स्क्रीन। सर वो तो मेंशन करने की जरूरत नहीं है ना, अगर हम लोग v को नेगेटिव लेंगे तो f भी नेगेटिव आ जाएगा, बट कन्वर्जिंग लेंस, हाँ क्योंकि अननेसेसरी डाटा ये सब दे दिया है, देने की कोई जरूरत नहीं था, कन्वर्जिंग नहीं भी देगा, u और v दिया है तो f नहीं निकाल सकते क्या, पता करना है कि कैसा है। तो इमेज फॉर्म्स ऑन स्क्रीन मतलब ये हो गया रियल इमेज। अच्छा, तो फिर v क्या ले जाएंगे, v ले जाएंगे हम लोग यहाँ पर +180, f पता करना है, 1/f = 1/v - 1/u। यहाँ से f का वैल्यू कितना है बेटा तेरा रौनक, हाँ 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक मिरर है,
ये कोई एक कनकेव मिरर है, ठीक है, और इसका फोकल लेंथ दिया गया है समथिंग लाइक से 30 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोई एक लेंस रखा है ऐसा, एंड दे हैव गॉट ए कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। इसका फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कोई रे ऐसे आया, the ray retraces its path after अगर रे इसके अंदर से जाएगा, रिफ्रैक्शन करेगा, फिर रिफ्लेक्शन करेगा, फिर रिफ्रैक्ट करेगा, 2 रिफ्रैक्शंस एंड 1 रिफ्लेक्शन, ठीक है। और दिया है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस समथिंग दे दिया है, मान लो कि 100 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस का फोकल लेंथ क्या है बताओ। मैं फिगर को छोटा कर देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। कोई रे जो दिख रहा है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को रिट्रेस कर रहा है अपना रास्ता को, जैसे गया था वैसे ही वापस आ रहा है, तो बताओ फोकल लेंथ कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? 40। सोचो, बाकी लोग सोच लें। 40 आ रहा है। रिट्रेस कर रहा है, मतलब जैसे गया था वैसे ही वापस आया। चलो मानते हैं कि ये कुछ ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आएगा, तभी तो यहाँ पे पहुंचेगा, नहीं? अच्छा, ये कौन सा पॉइंट में जाने से मिरर में वापस आता है? तो मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये 30 है फोकल लेंथ, तो ये होना चाहिए 60। तो ये कितना होना चाहिए? 40, क्योंकि पूरा दिया है 100। और ये ऐसे आने के बाद अगर इसके अंदर से ऐसे जा रहा है, मतलब दिस मस्ट बी द फोकल पॉइंट ऑफ द लेंस। तो आंसर क्या हो गया? फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 40 सेंटीमीटर। अगर थोड़ा दरवाजा बंद कर देगा, पीछे का वो खुल गया है, इधर से रिफ्लेक्शन आएगा। यस, बस इतना काफी। आ जाओ। क्या ये चीजें समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट, 8 what distance from a plano-convex lens lens of an object must be kept to form a double size image given focal length of lens is something like 40 centimeter. Given focal length is किसका? लेंस का 40 सेंटीमीटर। बोला कितने दूर पे रखेंगे कि डबल साइज इमेज बनेगा? थिंक इन द लाइट ऑफ कनकेव मिरर, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग है। कनकेव मिरर के केस में डबल साइज इमेज पाने के लिए हमको कितना पोजीशन मिलता था ऑब्जेक्ट का? एक तो एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक वर्चुअल मिलेगा डबल साइज का, और अगर हम सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते थे, नहीं, तभी हमें मिलता था। नहीं, सॉरी, सी और एफ के बीच में रखेंगे तभी हमें मिलता था डबल साइज का। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। एक केस में एम को पॉजिटिव लेना है, एक केस में एम को नेगेटिव लेना है। जब वर्चुअल होगा वो हमें दिखेगा। तो सॉल्यूशन में कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि जो एम है
वो m का वैल्यू हम लोग देखे थे, इट वाज समथिंग लाइक f बाय u प्लस f फॉर ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज m का वैल्यू क्या होना चाहिए, वर्चुअल है, वर्चुअल होने से हम क्या कहेंगे, वर्चुअल होने से इरेक्ट होता है, m का वैल्यू होगा +2 क्योंकि डबल साइज। क्या बात समझ में आ रहा है? अब दिस इज इक्वल टू +2, वहां से हमें u का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम कहेंगे f बाई u प्लस f इज इक्वल टू 2 और f का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 40 सेंटीमीटर है और f का वैल्यू यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। सो इट इज 40 बाय u प्लस 40 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से हमें u का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, -20। हाँ ये आ रहा है बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकल पॉइंट। फॉर रियल इमेज आप कहोगे m शुड बी इक्वल टू -2, अगेन f बाय f प्लस u इज इक्वल टू -2। यहाँ से फिर से u का वैल्यू निकाल, कितना है, -60। हाँ तो ये आया -60 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर और पहला वाला था 20 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर the double size image is formed। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और बीच में कहीं एक लेंस रखा गया है और यहाँ पर कहीं एक स्क्रीन रखा गया है। ये क्या है, स्क्रीन। समझ में दिया गया है कि ये जो डिस्टेंस है ये समथिंग लाइक से 40 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस दिया गया है से समथिंग लाइक से 70 सेंटीमीटर। समझ में? द ऑब्जेक्ट forms an image on screen दिया गया है। ठीक है, तो मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ तो इमेज डिस्टेंस हुआ। अगर हम ये लेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे, आगे या पीछे ले लेंगे, ठीक है, तो फिर तो इस ऑब्जेक्ट के लिए सेम जगह पे इमेज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ सब कुछ फिक्स्ड है। बट मैं चाहता हूं कि इस लेंस को थोड़ा मूव करवाऊं और यहाँ पे नहीं रखूंगा, किसी दूसरे पोजीशन में रखूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे इमेज चाहिए ऑन द स्क्रीन। तो किधर को मूव करवाऊंगा, कितना मूव करवाऊंगा? फाइंड बाय व्हाट डिस्टेंस द लेंस कैन बी move to again form image on screen, image on screen। Comment on variation of size of image in सेकेंड केस। पहला केस में कुछ इमेज बना। क्या मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया सबको? लेंस रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज यहाँ पे बन रहा है, लेंस को जगह बदल देंगे, यू बदल जाएगा तो भी यहाँ पे होगा, कोई जरूरी है क्या? तो बोल रहे नहीं होगा। कितना मूव करवाएंगे, किधर को मूव करवाएंगे, लेफ्ट को करेंगे कि राइट को करेंगे, तो इमेज बनेगा स्क्रीन पे। थोड़ा सा सोचोगे तो कर लोगे, इजी क्वेश्चन है।
थोड़ा सा सोचना। और जो इमेज बनेगा वो कमेंट करना, उसका साइज के ऊपर बड़ा होगा, पहला इमेज से बड़ा होगा, पहला इमेज से छोटा होगा कि क्या होगा, है ना, ये बताना है। सोचिए सोचिए। लेंस को 30 सेंटीमीटर ऑन द स्क्रीन, किधर को, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स द स्क्रीन। टुवर्ड्स द स्क्रीन। देखो बन गया उसका, सोच लिए। देखो ये जब 40 है, ये कितना है 70 है, जब ये 70 होगा तब ये होगा 40। ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड इमेज पोजीशन इंटरचेंजेबल है। When the object is at a distance 40 centimeter, image forms at a distance 70 centimeter. If the object will be at 70 centimeter, image will be at a distance of 40 centimeter. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 70 करने के लिए इसको कितना मूव करना है? 30 मूव करना है। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो क्या लिखेंगे? एज ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन are interchangeable. When u is 40, v is 70. When u is minus 70, v will be 40. So, lens to be moved towards screen by कितना 70 minus 40 30 सेंटीमीटर। और इमेज क्या होगा, बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, कि जो था वही रहेगा? सोचो इमेज क्या होगा। अरे इमेज का साइज बड़ा कब होता है? v बाई यू है ना, v बड़ा है तो इमेज बड़ा है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? v बाई यू है कि नहीं? अगर v u से बड़ा है तो पहला केस में v ज्यादा था, इमेज बड़ा था, दूसरे केस में v कम हो जाएगा, इमेज छोटा हो जाएगा। इमेज विल डिमिनिश इन साइज। तो साइज ऑफ इमेज इज हाइट ऑफ इमेज, यू नो, इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू v बाई यू। तो हम कहेंगे इन सेकेंड केस size of image will decrease समझ में। अभी इसमें हमें और देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस को जोड़ेंगे कैसे, लेंस का पावर क्या है, डेविएशन क्या होता है लेंस में। डेविएशन तुम्हारे बुक में दिया नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट है, नहीं तो पावर क्या है समझ में नहीं आता है। पावर क्या होता है? लेंस का पावर का फॉर्मूला सबको मालूम होगा, 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर। तो उसको कहते हैं डायोप्टर, नहीं डायोप्टर कहते हैं कि नहीं कहते? तो हम क्या डायोप्टर को मीटर इनवर्स कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बताएंगे? इफ इट इज 1 बाई फोकल लेंथ इन मीटर देन डायोप्टर कैन बी रिटन एज मीटर इनवर्स। नो, इट इज नॉट मीटर इनवर्स, है ना। तो डायमेंशनली आप देख के इसे नहीं बोल सकते हो। जैसे हम कहेंगे कोई एक nth सेकेंड में कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ऐसा करके था ना। डायनेमिक्स में कभी पढ़े होगे तो इसमें तो हाँ लास्ट ईयर ही पढ़े। तो हम जानते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी को हम जब जोड़ते हैं तो उनका यूनिट बराबर होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद जो निकलेगा उसका यूनिट भी वही होगा। इसका और इसका यूनिट बराबर मिलेगा आपको, लेकिन क्या इसके यूनिट के साथ ये यूनिट बराबर है? ये 1 क्या है? 1 सेकेंड है। यहाँ पर भी जो ऊपर वाला 1 है उसका कुछ वैल्यू है। वो 1 क्यों है? 1 बाई एफ। वो जब समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा। ऊपर वाला 1 भी मीटर है। डायोप्टर इज डायमेंशनलेस, उसका कोई डायमेंशन है नहीं। वो जो ऊपर वाला 1 बाई एफ कैसे हुआ मीटर, वो समझ में आना चाहिए। इसलिए पावर को समझेंगे हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे, पावर पढ़ेंगे। और कोई एक अननोन लेंस दिया गया तो उसका फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, यूजिंग दिस मेथड। अभी जो हम लोग पढ़े क्या, वो स्क्रीन और इसको लेके उसके बीच में दो पोजीशन को देख के हम पता कर लेंगे लेंस का फोकल लेंथ क्या है। तो ये 3 चीज़ मुझे आपको पढ़ाना है, जो जेई वगैरह में भी आता है।
इम्पोर्टेंट है, जो पोजीशन ऑफ लेंस अभी अभी हम लोग किए ना, ये वाला। कोई अगर अननोन लेंस दिया गया तो आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक स्क्रीन ले लो, उसके बीच में लेंस को मूव करवाओ, दो अलग अलग पोजीशन के लिए इमेज मिल जाएगा, और दोनों पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस हुआ, फ्रॉम दैट विल फाइंड आउट एवरीथिंग, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये और डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्क्रीन अगर मालूम है, ये टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच में, तो सारा चीज़ यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन अभी शायद आप लोगों का ट्यूशन होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।